हाय गाइज, हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें आज हम लेक्चर 17 कवर करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके हम अब तक 3 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंटेंट जो है अवेलेबल है और क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसीलिए इसको वक्त लग रहा है। और हम क्या है 30-30 मिनट के लेक्चर जो है ले रहे हैं। 1 घंटे का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है और देखने में भी बोरिंग सा होता है, इसलिए हमें वक्त लग रहा है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अब तक हमने कुछ लेक्चर्स देखे, उसमें क्या देखा हमने अब तक। सबसे पहले तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर एक्सटेंट एंड डेट के बारे में, फिर ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी कुछ दिनों में अभी हमारी मेंस चल रही है सिविल सर्विसेज की, तो 3 पेपर अब तक हो चुके हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर है ना वो हो जाएगा अभी 1-2 दिन में, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पेपर में कैसे क्वेश्चन आए या फिर पेपर का पैटर्न वगैरह क्या था। तो टाउन प्लानिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हाउसिंग पैटर्न और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल सिस्टम में जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स बचे थे वो डिस्कस करेंगे। फिर सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, साथ ही में फ्यूनरल जो प्रैक्टिस है उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे कोट है, काफ़ी अच्छा कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप स्टिल नॉट द गोल इज अचीव। तो बढ़िया है। देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे अगेंस्ट द स्टेट के एग्जिस्टेंस। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेट एग्जिस्ट करता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, इसके फेवर में कुछ पॉइंट देखे थे। आज हम इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट देखेंगे। अभी कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि हमें बताते हैं कि वहाँ पे एक मतलब रूलर था या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी या फिर कोई स्टेट था। लेकिन कुछ स्कॉलर्स है, कुछ हिस्टोरियंस है, वो इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि होता है ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि हाँ स्टेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट देंगे, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टेट था या नहीं था। तो इसकी जो सेकंड साइड है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ स्कॉलर जो है ना वो ये कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरह वॉरफेयर डोमिनेटेड जो कल्चर है ना वो नहीं था। क्योंकि यहाँ पे आपको वेपन्स और वॉरफेयर की जो एक्टिविटीज होती है, वॉरफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो एक मतलब वेपन्स एंड वॉरफेयर डोमिनेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग नहीं थे। तो कुछ यहाँ पे हिस्टोरियंस है जैसे कि वॉल्टर फेयर सर्विस है, जिसने 1967 में कुछ स्टेटमेंट्स दी थी रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो जो आपका स्टेट वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग। तो इसका कहना था कि हड़प्पन जो है ना वो कोई एम्पायर नहीं था और ना कोई ये स्टेट था, मतलब यहाँ पे कोई रूलर वगैरह नहीं था। और उसका ये कहना है कि यहाँ पे आपको कोई क्लियर एविडेंस भी नहीं मिल रहे, जैसे कि प्रीस्ट वगैरह होगा, कोई राजा होगा, कोई कोर्ट ऑफिशियल्स होंगे, या फिर कोई वहाँ पे अगर स्लेवरी के एविडेंसेस नहीं मिले, ना स्टैंडिंग आर्मी के एविडेंसेस मिले। सिर्फ हमें एक पोर्टशर्ट जो है जो सुरकोजोता से मिला था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सुरकोजोता में एक पोर्टशर्ट मिला जिसके ऊपर स्टैंडिंग आर्मी के कुछ इमेजेस वगैरह बनी थी, और उस बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी जो है ना वो थी। लेकिन वॉल्टर फेयर सर्विस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था और कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं है। तो ये कहता है कि मोहनजोदारो जो है ना, जिसको एज ए कैपिटल भी कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है, जो कहते हैं कि वहाँ पे स्टेट एग्जिस्ट करता था। तो इसका कहना है वॉल्टर का कि मोहनजोदारो जो है वो एक सेरेमोनियल सेंटर था, न कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल सेंटर था। तो इसका कहना है कि ये जो आपको हड़प्पा में इतना ज़्यादा जो प्लानिंग वगैरह देखने को मिल रही है, जो होमोजिनिटी देखने को मिल रही है, इसका कारण कोई एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई राजा वगैरह नहीं था। तो वहाँ पे एक तरीका रिलीजियस, ट्रेडिशनल और इंटरडिपेंडेंस था लोगों में। वही वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर था, सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करता था। तो ये वॉल्टर का कहना है कि वहाँ पे कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो बल्कि वहाँ पे जो उनका रिलीजन वगैरह था या फिर जो ट्रेडिशन उनके थे, या फिर वो इंटरडिपेंडेंट थे, होता है इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थे, इंटरनल ट्रेड वगैरह था उनका। तो उसके वजह से फिर उनमें जो होमोजिनिटी है, जो एक तरीके से कोरिलेशन जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा वॉल्टर का कहना था। अभी नेक्स्ट जो हिस्टोरियन है वो है यसन मलिक। इन्होंने भी एक थ्योरी दी है। इनका कहना है कि वहाँ पे आपको कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, कोई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, जैसे कि पैलेसेस हो गए, ग्रैंड पैलेसेस, कोई स्टैचूज, और न तो कोई यहाँ पे आपको सुप्रीम गॉड देखने को मिल रहा है कि
जिसको एक तरीके से लोग फॉलो करते हो, होता है ना, जब कोई राजा होता है, कोई रूलर होता है, तो वो किसी एक अगर चीज को सपोर्ट करते हो तो पूरी जो वहाँ की जो प्रजा होती है वो उसी चीज का सपोर्ट करती है, और फिर उसके आपको बड़े बड़े वहाँ पे मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे, स्टैचूज देखने को मिलेंगे। तो यही यहाँ पे यासिन मलिक का कहना है कि वहाँ पे आपको कोई इंपोजिंग मॉन्यूमेंट या सुप्रीम गॉड नहीं मिल रहा है, और जो कि अगेंस्ट है आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट। तो काफी हद तक ये स्टेटमेंट सही भी है। तो उसका ऐसा कहना है कि एक चीफडम स्टेट था, ये एक चीफ, अभी चीफडम स्टेट मतलब क्या होता है, तो जो किंगशिप सोसाइटी होती है, मतलब रिपब्लिकन सोसाइटी होती है, और सिविल स्टेट सोसाइटी, इसके बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, सॉरी, किंगशिप मतलब कि राजा, मतलब मतलब राजा वाली जो सोसाइटी होती है, जहाँ पे राजा होता है, जहाँ पे रूलर होता है, तो वो किंगशिप सोसाइटी, और सिविल स्टेट मतलब कि रिपब्लिकन स्टेट। तो इनके बीच का ये स्टेट था, मतलब यहाँ पे ना तो कोई रूलर था और न तो कोई, मतलब एक तरीके से, मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंसेंसस के बेसिस पे डिसीजन लेते थे। मतलब हो सकता है वहाँ पे कोई काउंसिल हो, राजा तो नहीं होगा, लेकिन कोई काउंसिल हो सकती है जिसमें सारे लोग मिलके अपना जो डिसीजन वगैरह वो लेते होंगे। तो ये एसएन मलिक का कहना है। अभी नेक्स्ट जो स्टोरी है ना, वो है केनोयर। अभी इनका कहना था कि हड़प्पन जो है ना, हड़प्पन मस्ट हैव कंपीटिंग क्लासेस ऑफ अर्बन इलाइट्स, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, रिचुअल स्पेशलिस्ट हो गए। तो ये सारे रिसोर्सेज जो जैसे कि लैंड वगैरह हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, इनको अलग अलग लेवल पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। और फिर यही जो लोग है ना, ये सब मिलकर डिसीजन लेते थे, और फिर उन्होंने जो आपकी सिविलाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की है। तो ये जस्टिफाई करता है अपनी बातों को ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ 10 डिफरेंट स्क्वायर स्टैम्प। कुछ स्टैम्प्स मिले, स्क्वायर स्टैम्प्स, जहाँ पे आपको मोटिव्स मिलेंगे एनिमल्स के। तो ये इस बेसिस पे अभी पता नहीं, ये काफी वेग सा स्टेटमेंट है ये। कैसे यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वहाँ के मतलब जो सोसाइटीज थी वो, मतलब वहाँ पे कोई रूलर वगैरह नहीं था। तो एक वेग स्टेटमेंट है केनोयर का, आप इसे इग्नोर कर सकते हो भाई, यू आर आंसर राइटिंग। नेक्स्ट जो है ना वो पोजिल का है, लेकिन जो शाफर है ना, इसने काफी कंपेलिंग और प्रॉमिसिंग जो एविडेंसेस दिए, काफी कंपेलिंग जो है उसने आर्गुमेंट किए, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन पहले पॉजिल्स के बारे में देख लेते हैं। इसने क्या कहा था कि इसने कहा था कि हड़प्पन सोसाइटी जो है ना वो हाईली डिसिप्लिन थी, और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एलिमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब कोऑपरेशन काफी ज्यादा था, और हाईली डिसिप्लिन लोग थे। और जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि काउंसिल हो सकती है वहाँ पे, तो काउंसिल में सारे लोग बैठ के डिसीजन लेते थे, ना कोई यहाँ पे स्टेट था, ऐसा पोजिल का कहना था। तो थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि इसकी जो आर्गूमेंट है वो कंपेलिंग है। अभी शाफर जो है ना, इसने 1928 में कुछ आर्गूमेंट दी थी, वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है, और मतलब जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं। जैसे कि इसने कहा था कि लेवल ऑफ होमोजेनिटी जो आपको देखने को मिलती है, मतलब एक जिनसी बना आपको देखने को मिल रहा है हड़प्पन कल्चर में, ये किस वजह से है, तो इंटरनल ट्रेड जो उनमें था, मतलब अर्बन सिटीज और रूरल एरियाज के बीच में, और सिटीज के बीच में जो ट्रेड होता था ना, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस था, और डिपेंडेंस होने की वजह से विचारों की और जो मटेरियल्स जो है ना उनकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग होती। तो इस वजह से वहां पे आपको जो है होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, ना कोई सेंट्रलाइज पावर थी वहां पे, ऐसा शाफर का कहना था। अभी ये भी कह रहा है कि आपको ना वहाँ पे कोई रॉयल टॉम मिल रहा है कि आप जिससे बोल सको कि वहाँ पे कोई राजा था, ना कोई पैलेस मिल रहे, ना कोई टेम्पल्स मिल रहे, ना कोई यहाँ पे आपको सोशल डिफ्रेंसिएशन तो होता ही है, मतलब सोशल इनइक्वालिटी होती है हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में होती है, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी कि मेसोपोटामियन कल्चर में थी, जो कि साबित कर सके वहाँ पे स्टेट होता है। अभी जहाँ पे स्टेट होता है ना, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन या फिर इनइक्वालिटीज होती है, क्योंकि वहाँ पे फिर अलग अलग तरीके, मतलब एक तरीके से हिरार्ची आ जाती है। जहाँ पे स्टेट होता है ना, वहाँ पे हिरार्ची आ जाती है। देखो कैसे होता है, अभी सपोज कोई राजा हो, मतलब कोई स्टेट होगा ना, तो रॉयल फैमिली होगी, रॉयल फैमिली के बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग होंगे, ब्यूरोक्रेसी होगी। तो ये यहाँ पे हिरार्की आ रही है। फिर उसके बाद कोई मतलब लोअर लेवल ऑफिशियल्स होंगे, फिर उसके बाद लोग होंगे, मतलब उसमें कुछ मर्चेंट हो गए, और फिर उसके बाद जो आम जनता लेबर। तो यहाँ पे हिरार्की देखने को मिलेगी अगर स्टेट होता है तो, मतलब स्टेट अगर होगा, कोई राजा होगा, तो समाज में इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। ये मतलब होता ही है। आप किसी भी एम्पायर को उठा के देख लो जहाँ पे राजा है, वहां पे आपको समाज में इनइक्वालिटी जो देखने को मिल सकती है। और हड़प्पन कल्चर में इनइक्वालिटी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना कि साबित हो सके जहाँ से कि वहाँ पे स्टेट वगैरह था। तो इसने ये भी कहा है, तो काफी कंपेलिंग और प्रॉमिसिंग जो है स्टेटमेंट्स आपको शाफर के देखने को मिलेंगे। तो इसने ये भी कहा है कि जो आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं ना वहाँ पे, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, टूल्स हो गए, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो आपको ऑल ओवर द हड़प्पन सेटलमेंट देखने को मिलेगी। इवन स्मॉल विलेजेस में भी आपको देखने को मिलेगी। और ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पे जो वेल्थ है ना उसको इक्विटी, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था तो
मतलब टैक्स वगैरह तो लगते ही होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं था, यही इसका कहना है। तो इस वजह से साफर कह रहा है कि वहाँ पे आपको कोई सेंट्रलाइज पावर या फिर कोई स्टेट या फिर कोई प्रीस्टली डोमिनेशन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अगेंस्ट है सेंट्रलाइज स्टेट या फिर कल्चर के। तो कुछ हिस्टोरियंस ने, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कि यूनिकॉर्न को एक सिंबल बोला था कि जो सील्स पे यूनिकॉर्न के जो सिंबल, यूनिकॉर्न मतलब आपने देखा होगा जो एक सिंग वाला जो एक एनिमल था वहाँ पे, तो उसे यूनिकॉर्न कहा गया है। जो आपने अगर मोहिंजोदारो मूवी देखी है तो वहाँ पे दिखाया गया था, जैसे कि हमारा जो थंबनेल आता है ना हमारे वीडियोस का, वहाँ पे भी मैंने लेफ्ट कॉर्नर में वो यूनिकॉर्न का ही जो सील जो है ना वो लगाया है। तो ऐसा जो यूनिकॉर्न का सिंबल था सील के ऊपर, तो इसको कुछ हिस्टोरियंस ने कहा था कि वो वहाँ के जो रूलिंग लोग थे उनका सिंबल था, लेकिन इसका ऐसा कहना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पे काफी मर्चेंट लोग थे, काफी बड़े बड़े गिल्ड्स थे। गिल्ड्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट होता है। तो ये उनका भी सिंबल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो किसी राजा का हो या किसी स्टेट का हो। तो ये हमने दोनों तरीके के पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, जो फेवर में भी है स्टेट के और रूलर्स के या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के या फिर सेंट्रलाइज पावर के, और अगेंस्ट में भी है। तो कंक्लूजन में आपको क्या मतलब लगता है, आपको तय करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है खुद का एनालिसिस या फिर खुद का नैरेटिव जो होना चाहिए। जब आप सिविल सर्विस की पढ़ाई करते हो, आपको अगर सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन द स्लाइड्स, तो फिर आप खुद के दिमाग का इस्तेमाल कैसे करोगे, और फिर आपको आपके आंसर्स लिखने हुए। तो इसलिए मैंने इसका जो एनालिसिस या कंक्लूजन है वो दिया नहीं है। आपको खुद इसका कंक्लूजन जो है डेवलप करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। तो आपको बताना है, हो सकता है मतलब देखो होता है तो या फिर आप बुक्स पढ़ो, जैसे कि उपिंदर सिंह में इसका कंक्लूजन जो है दिया हुआ है। तो ये था हमारा जो रूलर्स या फिर जो स्टेट या फिर जो सोसाइटी थी उसके बारे में जो हमने देखा। अभी नेक्स्ट जो है ना वो देख लेते हैं सोशल लाइफ, हड़प्पन्स के बारे में सोशल लाइफ, लेकिन कंक्लूजन आपको बताना है वहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी देखो ओवरव्यू जो है ना सोशल फीचर्स का, वो पहले देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कुछ पॉइंट्स आके, जैसे कि मल्टी क्लास सोसाइटी थी। एक एक पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड पॉइंट था मल्टी इथनिक सोसाइटी थी। यूटिलिटेरियन लोग थे, मटेरियलिस्टिक भी लोग थे, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, हिरार्की थी, लिटरेट पीपल थे, और वुमेन का स्टेटस काफी हाई था। तो जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है और अदर जो फीचर्स है ना इस सोसाइटी के, वो अभी भी एक क्वेश्चन ही है, एक इनिग्मा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट अभी भी अनडिसिफर्ड है। तो ये एक हैंडीकैपनेस का रीजन है। हिस्टोरियंस जो है ना एक तरीके से हैंडीकैप है वाइल दे डिस्कस अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमें जो भी पता तो बहुत कुछ है इनके बारे में, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है। सब हम मतलब अंधेरे में तील चलाने जैसा है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है डिसिफर नहीं हो सकी, स्क्रिप्ट उनकी हमने डिसिफर नहीं की है। तो हमें ज़्यादा उनके बारे में पता होने के बाद भी एकदम हम कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट है मल्टी क्लास सोसाइटी थी। मल्टी क्लास सोसाइटी मतलब क्या होता है? तो वहाँ के जो लोग थे ना वो अलग अलग तरह के प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना वो भी आपको देखने को मिलेंगे। हर्डिंग में भी लोग आपको वहाँ पे इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। हैंडीक्राफ्ट जैसे कि कारपेंटर्स हो गया, बोट मेकर्स हो गया, मेटल वर्कर्स वगैरह हो गया, सेल वर्कर्स हो गया, बीड मेकर्स। तो इन सब अलग अलग तरह के प्रोफेशन को लोग फॉलो करते थे। मर्चेंट्स भी थे। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आपको वहाँ पे लोग जो इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ब्यूरियल प्रैक्टिस थी ना वो काफ़ी मतलब यूनिक थी। तो वहाँ पे भी फिर जॉब जनरेट होती थी। तो मल्टी क्लास सोसाइटी थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक तरीके का प्रोफेशन जो लोग फॉलो नहीं कर सकते थे। मल्टी इथनिक सोसाइटी थी। अभी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो हड़प्पन वाले थे, राइट विंग वाले जो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि हड़प्पन जो है ना वो मतलब आर्यनसी थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो द्रविडियन थे, कुछ लोग बोलते हैं वो पंजाबी थे। तो मल्टी इथनिक सोसाइटी थी। ये जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसके बेसिस पे प्रूव होता है कि वहाँ पे जो लोग थे ना वो द्रविडियन भी थे, वो पंजाबी भी थे, वो आर्यंस भी थे, वो ट्राइबल्स भी थे। तो ये आगे हमारा क्लियर होगा। चारों तरीके के लोग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी तरीके के इथनिक लोग आपको वहाँ पे देखने को मिले। अभी यूटिलिटेरियन आउटलुक था। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे प्लान्ड ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, प्रेजेंस ऑफ वेल्स थ्रू आउट द सेटलमेंट, ताकि मतलब कोई अगर ट्रेडर्स है, मर्चेंट है जो सिटी से गुजर रहा हो तो उसके लिए भी मतलब पानी की व्यवस्था जो है उन्होंने करके रखी थी। काफ़ी मतलब सैनिटेशन के ऊपर उनका फोकस था। बाथरूम्स आपको देखने को मिलेंगे, पॉटरीज, ग्रैनरीज है ग्रेन स्टोरेज के लिए। तो ये सारा हमें बताता है कि कितना वो लोग जो डेली लाइफ नीड्स के बारे में मतलब अवेयर थे। तो यूटिलिटेरियन होना मतलब आपके जो डेली नीड्स होते हैं, जो प्राइमरी नीड्स होते हैं ना, उनको फुलफिल करना, और उसके बारे में काफ़ी वो अवेयर थे। तो यूटिलिटेरियन आउटलुक एक सोसाइटी का था। साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक आउटलुक भी था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के
लग्जरियस जो लग्जरियस थिंग्स जो है ना देखने को मिलेंगे, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, ग्रेट बात आपको देखने को मिला, जो कि आज का स्विमिंग पूल हम बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चला कि मटेरियल चीज़ों के बारे में भी वो काफ़ी अवेयर थे और काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और हाउसिंग पैटर्न भी काफ़ी उनका बढ़िया है। तो मटेरियलिस्टिक आउटलुक भी सोसाइटी का था। तो एक तरह की बैलेंस सोसाइटी थी और लिटरेट सोसाइटी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5000 साल पहले वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। वो अलग बात है कि हम उनके स्क्रिप्ट को अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए, जान नहीं पाए, लेकिन उनकी सीलिंग्स और अदर थिंग्स से पे जो राइटिंग्स है उसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे हैड अ नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। देन वुमन स्टेटस काफी हाई था, क्योंकि फीमेल फिगरिंग्स काफी ज्यादा मिले, और अलग अलग मतलब आगे जब हम देखेंगे ना कल्चर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये पॉइंट ज्यादा क्लियर। तो वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि वुमेन स्टेटस हाई कैसे था। सोशल हिरार्की थी, नो डाउट, देर इज नो डाउट दैट वेदर इनइक्वलिटी एग्जिस्टेड और नॉट इंडियन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बिकॉज आपको पता है कि ये नेचुरल होता है। मतलब इनइक्वलिटी हर सोसाइटी में होती है, इक्वालिटी समानता ये एक यूटोपियन मतलब आइडिया है। मतलब यूटोपियन मतलब एक कल्पना है, परिकल्पना है। समाज में इक्वलिटी आ ही नहीं सकती 100%, ये मतलब इम्पॉसिबल है। तो हिरार्की है या फिर इनइक्वलिटी हर समाज में होती है, लेकिन जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन ना, यहाँ पे काफी कम जो है ना इनइक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। और जो एविडेंसेस है ऑफ द इनइक्वलिटी वो क्या है, तो सिटाडेल था, मतलब लोअर टाउन था, लार्ज एंड स्मॉल हाउसेस थे, तो रूरल अर्बन डिवाइड था, ज्वेलरी के होर्स कई जगह मिले, कई जगह नहीं मिले। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चला कि वहाँ पे इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में थी। ओके, सो ये सोशल इनइक्वलिटी वाला और यहाँ पे हिरार्की वाला पॉइंट जो है वो हो गया। तो अभी यहाँ पे के जो लोग थे ना, हड़प्पा के लोग, उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी वो हम थोड़ा देख लेते कि वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, वो क्या मतलब उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स क्या था, वो उनके हेयर कट क्या होती थी, ये सब हम अभी देखेंगे। तो पीपल ऑफ हड़प्पा एंड देयर लाइफस्टाइल, जैसे कि आपको हड़प्पन स्टोन्स और टेराकोटा और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड फिगरिंग्स के जो स्टडी हुआ है, मतलब हिस्टोरियंस ने जो स्टडी किया है, इसके बेसिस पे जो एविडेंसेस मिले वो उनके ड्रेस स्टाइल, लाइफ पैटर्न, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि केनेडी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू केनेडी, तो जो स्केलेटन हमें जो मिला है हड़प्पन साइट्स में, यहाँ से क्लियर हमें पता चला है कि वहाँ के जो बायोलॉजिकल जो हेट्रोजिनिटी है ना वो थी। मतलब क्या है, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अभी यहाँ पे इस एरिया में रहने वाले लोग और इस एरिया में रहने वाले लोग और इस एरिया में रहने वाले लोग, इन ये तीनों लोग जो ना वो बायोलॉजिकली यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया में आज पंजाबी लोग है, गुजराती है, सिंधी है, मराठी है, मारवाड़ी है, बंगाली है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल हेट्रोजिनिटी है। तो इस तरह की हेट्रोजिनिटी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि आर्कियोलॉजी के बेसिस पे, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे ये जो स्टडी है सामने आई, और इसीलिए कहा था मैंने कि यहाँ पे मल्टी इथनिक सोसाइटी थी। तो जो लोग आज पंजाब में रह रहे हैं ना, तो सेम पंजाब में जो लोग रह रहे हैं वैसे ही लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब वैसे ही दिखते थे, हाइट कद वगैरह। यूपी के लोग जो है उनकी हाइट कद वैसे ही था। तो पीपल जो थे ना वहाँ के लोग हेट्रो मतलब बायोलॉजिकल हेट्रोजिनिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो लोग थे ये शर्ट वियर करते थे और सलवार कमीज जो है ना वो जैसे कि आज होता है वैसे ही ये लोग भी नहीं पहनते थे। सॉरी, ये डिडंट वियर, हड़प्पन पीपल डिडंट वियर शर्ट एंड सलवार कमीज एज लाइक टुडे। तो फिर वो क्या पहनते, तो जो मेल अटायर था वो क्या था, तो यूजुअली बेयर हेडेड होते थे, ज्यादातर कुछ नहीं पहनते थे। लेकिन कुछ लोग टर्बन जो है ना पहनते थे। टर्बन मतलब टोपी, सॉरी टर्बन मतलब वो होता है ना फेट, क्या होता है, ठीक है देख लेना। टर्बन मतलब मराठी में पता, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या होता है। तो टर्बन पहनते थे कुछ लोग, ज्यादातर लोग बेयर हेडेड होते थे। अभी वो धोती पहनते थे और लोअर गारमेंट के तौर पे शॉल उनकी होती थी, एक शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर के नीचे से वो ऐसे निकलती थी। उसके बाद कुछ ऑर्नामेंट्स जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो वहाँ के जो मेन थे ना वो आज के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करते, जैसे रिंग्स हो गया, ब्रेसलेट हो गया और रिस्ट हो गए, मतलब ऑर्नामेंट ज़्यादा पहनते थे। बियर्ड जो थी फैशनेबल होती थी, जैसे आज काफ़ी फैशनेबल दाढ़ी वगैरह लोग बनाते थे वैसे वो भी लोग बनाते थे। फीमेल ड्रेस क्या था, ड्रेस स्टाइल क्या था, तो शॉर्ट स्कर्ट वो पहनती थी कॉटन या फिर वूल से बने हुए, और ऑर्नामेंटेड थी विद द मेनी ज्वेलरीज लाइक नेकलेस, बेल्ट, बैंगल्स एक्सेट्रा, और हेयर स्टाइल भी काफ़ी बढ़िया होती थी। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन एंड वुमेन बोथ हैड अ लॉन्ग हेयर, दोनों के जो हेयर थे वो काफ़ी लंबे लंबे होते थे। और कुछ तरीके के हेयर स्टाइल जो है ना दोनों में सिमिलर देखने को मिलेंगे, और ऑर्नामेंट भी लोग दोनों पहनते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज थी। और कुछ जो आपको फिगरिंग्स मिलेंगे ना तो वहाँ से आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो मेल की है या फीमेल की है, मतलब जो स्टैचू मिल रहा है या फिर फिगरिंग्स मिले वो मेल है या फीमेल है वो पता ही नहीं चलता। तो
ये हमने देखा कि वहाँ के लोग क्या कैसे मतलब क्या कपड़े कपड़े वगैरह पहनते थे, क्या उनके ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरी थी। अभी वहाँ के चिल्ड्रन जो थे ना, उनकी क्या लाइफ थी हड़प्पन सोसाइटी में। तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के टॉयज जो देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टॉयज है, बुलक कार्ट है, ये यहाँ पे अलग अलग तरह के टॉयज देखने को मिलेंगे। तो जो टेराकोटा जो टॉयज थे हड़प्पन किड्स के, वो अलग अलग तरीके के थे, जैसे कि बॉल्स, विसल्स, कार्ड्स, रैटल अलॉन्ग विद स्पिनिंग टॉप वगैरह, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और चिल्ड्रन कोर्टयार्ड में खेलते हुए आपको देखने को मिलेंगे, इसके भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। प्ले डिस्क आपको वहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि वो बताती है कि पिट्ठू जैसा गेम वो खेलते थे, पिट्ठू गेम पता है आपको। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब एक इवॉल्व सोसाइटी थी, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब इवॉल्व सोसाइटी थी। और डॉग्स के डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस भी आपको मिलेंगे। तो सोसाइटी इवॉल्व थी, एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कहाँ पे ऐड कर सकते हो आप पॉइंट, यहाँ पे आप 8 पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सोसाइटी जो थी ना वो इवॉल्व थी, इवॉल्व सोसाइटी थी। ये आप पे आराम से ऐड कर सकते हो एज ए 8 पॉइंट। अभी देख लेते हैं रिलीजियस लाइफ के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं रिलीजियस लाइफ उनकी किस तरीके से थी। ज़्यादातर तो ये जो लोग थे ऐसा माना जाता है कि ये मर्चेंट डोमिनेटेड सोसाइटी थी, रिलीजियस लोग ये नहीं थे, मतलब प्रिस्टली डोमिनेशन है आपको यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो मर्चेंट डोमिनेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ एविडेंसेस मिलेगा रिलीजियस लाइफ के, उसको हम देख लेते हैं। देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिस्कशन अमंग द स्कॉलर्स अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन पीपल। द म्यूट सर्वाइवर्स ऑफ द हड़प्पन पास्ट डू नॉट टेल अस एनीथिंग। अभी इसका मतलब क्या है कि म्यूट सर्वाइवर्स ऑफ द हड़प्पन पास्ट डू नॉट टेल अस एनीथिंग, मतलब कि आपको पता है हमारे पास जो एविडेंसेस जो छोड़े हड़प्पन लोगों ने वो क्या है, तो वो टूल्स है, वो आर्टिफैक्ट्स है, और वो तो बोल नहीं सकते ना, तो म्यूट सर्वाइवर्स है वो हड़प्पन पास के, जो हमें कुछ नहीं बता थे। और जो रिटर्न एविडेंसेस है उसके बेसिस पे तो हम कुछ पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट को हमें अभी तक मतलब पढ़ ही नहीं पाए ना। तो यही सबसे बड़ा एक मेजर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है लेकिन ना के बराबर है, मतलब रिटर्न स्क्रिप्ट उनकी है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो उनकी जो सैक्रेड और सेक्युलर एक्टिविटीज जो है ना उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब हम हड़प्पन सोसाइटी के बारे में या फिर उस कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर कुछ आर्गूमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो रिलीजियस बिलीफ्स है उनके, वो जो भी उन्होंने छोड़ा है हमारे लिए, जो भी रिमेन्स उन्होंने छोड़ा है उसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड मतलब समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो पैरेलल जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ उसके बेसिस पे हम फिर उनके रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्फर करने की कोशिश करेंगे। तो जॉन मार्शल जो था ना, जो फर्स्ट मतलब डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा था, तो उसने भी यही किया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन था उसको आज के जो हिंदुइज्म है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया, जो जिसका हेवी क्रिटिसिज्म भी बाद में हुआ है। तो सबसे पहले तो फीमेल फिगरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे जो फीमेल फिगरिंग मिली है वो हमें किस तरीके से रिलीजियस लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में बताती है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो टेराकोटा फिगरिंग्स है ना फीमेल की, वो काफ़ी ज़्यादा मिली है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो फीमेल फिगरिंग्स की है ज़्यादा देन मेल। तो इसीलिए इस सोसाइटी को ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वो मतलब क्या क्या बोलते हैं, मतलब पैटर्नल होते ना, मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, ऐसा भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो यहाँ के लोग जो थे वो फीमेल गॉडेसेस की पूजा करते थे, जिसको आज मतलब शक्ति की जो पूजा होती है ना, शक्ति गॉडेसेस वगैरह, तो या फिर गॉडेस ऑफ क्रिएशन भी उसे कहा जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो लोग थे वो मातृसत्ताक लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि एक जो फिगरिन है फीमेल फिगरिन, वहाँ से मतलब प्लांट ग्रो होता हुआ उसके बॉडी से दिख रहा है, मतलब वो बता रहे हैं वहाँ पे कि फर्टिलिटी बिलीफ में वो मानते थे, और अर्थ की भी वो पूजा करते थे और महिलाओं की भी वो पूजा करते थे, ये जो लोग थे। तो यहाँ से आपको पता चला है कि वुमेन स्टेटस हाई था। और जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था सोसाइटी में, तो ये अभी अब क्लियर हो गया कि क्यों मैंने कहा था कि वुमेन स्टेटस काफ़ी हाई था। और लैटर वैदिक पीरियड में भी आपको जो फीमेल गॉडेस है उसकी स्टार्ट मतलब पूजा वगैरह होती हुई स्टार्ट मतलब होते हुए देखने को मिलेगी, जैसे कि शक्ति गॉडेसेस की पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो फीमेल फिगरिंग से हमें पता चल रहा है कि वो लोग जो थे एक तरीके से फीमेल गॉडेसेस की पूजा करते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उनका टेम्पल्स वगैरह देख लेते क्या था या नहीं था। अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो आपके सिटाडेल्स थे ना, सिटाडेल्स, तो ये जो सिटाडेल है ना वो ही टेम्पल का काम करते थे।
जैसे कि मोहनजोदारो में और हड़प्पा में सिटाडेल्स मिले, तो ये सिटाडेल जो थे ना ये टेम्पल का काम करते थे इस तरीके, मतलब सॉरी बैकग्राउंड इस वक्त पे होता ही है। ओके सो तो ये जो सिटाडेल थे, ये सिटाडेल एक तरीके से टेम्पल का काम करते थे, मतलब मंदिर का काम करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन स्कल्पचर जो है देखने को मिलेंगे, हो सकता है ये मूर्तियां हो, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। जो लोग कहते हैं कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप था। तो इन बिल्डिंग्स में कुछ एक फिगर मिले, सीटेड मैन विद द हैंड ऑन नी हैविंग बियर्डेड फेस। तो एक फिगर मिले जो कि मतलब योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है व्यक्ति। तो ये हो सकता है उनका भगवान हो, जिसको मॉडर्न डे पशुपति के साथ, मतलब शंकर के साथ, मतलब जो आपके होते हैं ना शिव भगवान के साथ उसे कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोन स्टैचूज भी मिले सेम बिल्डिंग से, मतलब जो आपका सिटाडेल पे जो बिल्डिंग्स है। और वहाँ पे आपको जो लार्ज रूम मिले ना हिस्टोरियंस को, तो ये लार्ज रूम जो है ये भी ऐसा माना जाता है कि किसी प्रीस्ट, किसी गुरु वगैरह का, किसी पंडित वगैरह का घर हो सकता है। तो इस बेसिस पे कहा जाता है कि जो सिटाडेल था वहाँ पे पूजा वगैरह होती थी और वो एक तरीके का मंदिर का काम करता था। वहाँ पे ग्रेट बात मिले जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक प्लेस ऑफ मतलब रिचुअल्स का प्लेस था, जहाँ पे महीने में या फिर 2-3 महीने में, साल में पूजा वगैरह होती होंगी। कुछ हड़प्पन सील्स मिले, सीलिंग्स मिले, एमुलेट्स मिले और कॉपर टैबलेट्स भी मिले, जो कि हमें बताते हैं वहाँ पे जो ट्रीज प्लांट्स जिसकी वो पूजा करते थे, एनिमल्स जिनकी वो पूजा करते थे, जिनके कल्टिक सिग्निफिकेंस थे। तो ऐसे ही एक सील्स के ऊपर पीपल के, मतलब पीपल का जो पेड़ है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब इमेज देखने को मिलेगी। तो ऐसा माना जाता है कि वो उसकी पूजा करते थे। और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक जो सील है ना मोहनजोदड़ो में जो मिला है, वहाँ पे कुछ 7 लोग जो है वो पीपल के पेड़ के सामने खड़े होकर पूजा करते हुए दिख रहे हैं। तो जो बाद में जो 7 ऋषिज वाला जो ट्रेडिशन ना, 7 सप्तऋषि वाला, तो उसके साथ इसको कुछ लोग जो कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पीपल ट्रीज वहाँ पे पूजा करते थे पीपल के पेड़ की। कुछ टेराकोटा और मेटल्स ऑब्जेक्ट जो है वो एज ए एम्यूलेट्स, एम्यूलेट मतलब होता है ना क्या बोलते हैं मुझे एम्यूलेट्स को, एमुलेट्स को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। एमुलेट मतलब जो मतलब एज ए आप यूज करते हो किसी बुरी शक्ति से रक्षा के लिए, घर के बाहर लगाते हो नींबू वगैरह, उस जैसा वो कुछ था एमुलेट्स वगैरह, हाथ में पहनना वगैरह धागे, उस तरीके का वो कुछ था। तो वो एमुलेट्स भी वहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेंगे। तो रिलीजियस बिलीफ जो है शो करते हैं। कुछ टेराकोटा मास्क देखने को मिलेगी और पपेट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, जो कि मिथिकल और रिलीजियस कुछ तरीके का सिग्निफिकेंस देखने को मतलब आप बोल सकते हो। जैसे कि आज आप मयूरभंज में एक डांस होता है, मयूरभंज डांस है वो बिहू डांस वगैरह, तो वहाँ पे जैसे वो मास्क यूज करके डांस करते हैं, तो उसका जैसे रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तो वैसा ही शायद हो सकता है, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। एक फायर अल्टर्स जो है कालीबंगन में मिले, तो फायर अल्टर्स मतलब क्या, तो जो जब यज्ञ वगैरह पूजा वगैरह होती है ना, तो जो होता है उसे फायर अल्टर्स कहा जाता है। तो ये काफी ज्यादा मिले कालीबंगन में, बस बाकी कहीं भी नहीं मिले, सिर्फ कालीबंगन में मिले। तो ये भी एक तरह का रिचुअलिज्म जो शो कर रहे हैं। और इसी फायर अल्टर के पास कुछ स्केलेटन्स मिले एनिमल्स के, जो कि शायद हो सकता है कि वहाँ पे बलि वगैरह देने की प्रथा भी थी। इस एविडेंस के बेसिस पे हम ऐसा मतलब कह सकते हैं। तो जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस अभी देख लेते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमने कवर कर लिया, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस वगैरह को हम देख लेते हैं अभी, क्या ब्यूरियल प्रैक्टिसेस उनकी थी। तो डेट को डिस्पोज करना एक तरीके का मतलब कल्चर का ही पार्ट है। सिंस द टाइम इमोरियल, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए तब से ही डेड बॉडीज को ब्यूरी करना जो है वो एक रिलीजन का पार्ट माना जाता है। और अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है या फिर प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ लोग जलाते, कुछ लोग दफनाते। तो इस तरीके से जो पारसी लोग होते हैं वो तो सीधा सीधा बॉडी जो है मतलब रख देते, फिर गिद्ध वगैरह आके उसको मतलब सब साफ कर देते। तो ये जो है ना आपका ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, ये हर रिलीजन में अलग अलग होता है। और जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे ना वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से जो डेड बॉडीज है उसको ब्यूरी करते थे। और उससे हमें पता चल रहा है कि उनका जो अप्रोच था टुवर्ड्स लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ वो किस तरीके से था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यहाँ पे आपको बड़े बड़े मॉन्यूमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि इजिप्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि इजिप्ट में आपको क्या था, इजिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है ना इजिप्ट में, पिरामिड्स, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं। तो पिरामिड्स में क्या करते थे, पिरामिड्स में डेड बॉडीज को ब्यूरी करते थे। और मेसोपोटामिया में भी रॉयल सिमेट्रीज होती थी। तो इस तरीके का कुछ आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन
कुछ उनकी स्पेशल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि वो वैरी करती थी, साइड टू साइड वो वैरी करती थी। जैसे कि हड़प्पा जो है ना, वहाँ पे कॉफिन्स देखने को मिलेंगे। कॉफिन्स में ब्यूरी किया, मतलब कॉफिन्स में डेड बॉडीज को रखा जाता था, फिर उसे ब्यूरी किया जाता था। लेकिन बाकी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। कालीबंगन के जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, वो एक गड्ढा खोदते थे और उस गड्ढे में लोगों को मतलब ब्यूरी करते थे। और कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे मतलब उनके साथ डॉग्स को भी ब्यूरी किया गया है, और मेल एंड फीमेल या फिर चिल्ड्रंस को साथ साथ ब्यूरी किया गया है। तो ऐसे भी अलग अलग तरीके के कल्चर जो एग्जिस्ट करते थे। और एक कॉमननेस जो थी ना सारी सेटलमेंट में, वो ये थी कि डेड बॉडीज को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखते थे। मतलब जब बॉडी को रखते थे तो नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ रखते थे। तो उसका कारण तो पता नहीं है, लेकिन सारे जगह पे ये सिमिलरिटी आपको एक देखने को मिलेगी। और डेड बॉडी जो थी ना, उनके साथ वो ऑर्नामेंट्स रखते थे, ज्वेलरी रखते थे, एमुलेट्स रखते थे, और अदर स्टफ भी रखते थे जैसे खाना वगैरह, जिससे कि ये आप पता लगा सकते हो कि वो लोग पुनर्जन्म में या फिर लाइफ जो होती है आफ्टर डेथ, उसमें वो मानते थे, ताकि मरने के बाद भी इन सारी चीज़ों को उसको ज़रूरत पड़ सकती है। और लोथल में तो मेल एंड फीमेल साथ साथ ब्यूरी करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमने सोशल रिलीजियस लाइफ को डिस्कस किया। पॉलिटिकल जो एंगल था उसका, जो आज अगेंस्ट वाले जो पॉइंट है स्टेट के, वो भी हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो हमारा 1-2 दिन में पेपर हो जाएगा हिस्ट्री ऑप्शनल का, शायद आज या कल होगा वो, तो उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। तो अभी हमारे 2 और लेक्चर आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, हड़प्पन कल्चर के ऊपर। और अभी हमारा क्या बचा है देखो, हड़प्पन कल्चर में अभी हमारा बचा है इकोनॉमिक लाइफ, जिसमें हम एग्रीकल्चर को भी डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद जो उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी थी ना, मतलब खाना खाना पीना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, वो हो गया। फिर डिक्लाइन बचा है हमारा, और इसके अलावा डिक्लाइन और बस फिर 3 ही पॉइंट बचे हैं हमारे इस टॉपिक में, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।